ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर है ना। तो कौन कौन सी चीजें अपन लोगों को पढ़नी है आज? एंट्रोपी के बारे में, गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्लॉट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क डन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। सभी लोग रिवाइज करके आए, ये बताओ मुझे, रिवीजन करके आए हैं कि नहीं? नहीं है ना। अगर आए होते तो कुछ ना कुछ तो बोलते। झिलमिल, गुरप्रीत, भावना, मुस्कान, कोई कुछ नहीं पढ़ के आया। आकांक्षा, नहीं रिवीजन करना है। ओके बच्चे लोग, तो नीट एग्जाम जो है वो उसमें डिफिकल्टी आ सकती है। रिवीजन तो करना ही चाहिए, सभी बच्चों को रिवीजन जो है वो करना चाहिए। चलो, क्योंकि संडे को एग्जाम है ना, संडे को एग्जाम है, तो इसकी वजह से तुम लोगों को पढ़ना चाहिए ना, रिवीजन करना चाहिए। चलो, सारे सब्जेक्ट को तुम्हें कंटिन्यूअस रिवीजन चालू रखना है। जैसे बायो भी चालू रखनी है, केमिस्ट्री भी और फिजिक्स भी। उतने ही वेटेज के, जैसे मान लो 600 मार्क्स चाहिए ना, तो केवल बायो में तो 600 नहीं आ सकते ना। उसके लिए बायो में मान लो 300 आए, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में 150 तो चाहिए ना। तो वो 150 लाने के लिए तुम्हें पूरी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। अगर मतलब कुछ सोचा है तो रिवीजन बहुत जरूरी है। ओके, चलो, आई थिंक सारे बच्चे समझ गए होंगे कि रिवीजन जो है वो जरूरी है ना। ओके चलो, तो इंथैल्पी अपन लोगों ने देखा था, है ना। इंथैल्पी के बारे में अपन लोगों ने शायद देखा था, है ना। क्या होता है इंथैल्पी का फॉर्मूला, मुझे बताएं। इंथैल्पी का फॉर्मूला डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ऐसा था। और इसी का दूसरा रूप जो है वो हम लोगों ने देखा था, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये भी देखा था, है ना। अगर कोई रिएक्शन दी गई है तो ओके, तो ये सारी चीजें अपन लोगों ने देखी थी। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, बोलो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था? डेल्टा U इक्वल्स टू क्या था? Q प्लस W, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये था, याद आया कुछ? अच्छा, और हम लोगों ने एक चीज देखी थी, डेल्टा H को CP बोलते हैं कि CV बोलते हैं? बताओ मुझे, CP बोलते हैं कि CV बोलते हैं डेल्टा H को? नहीं पता, भूल गए? ठीक है, डेल्टा H को, जैसे डेल्टा H को क्या बोलते हैं, बोलो। CP CV, CP और CV जो बताया था मैंने कि CP जो है, ऐसे डेल्टा H जो है, पहले हम लोगों ने डेल्टा, चलो है ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो QV भी बोल सकते हैं, सॉरी QP भी बोल सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और हमने डेल्टा E जो बोला था वो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद आया कुछ?
कुछ नहीं याद आ रहा है? ओके, क्यू जो था वो क्या था, एन सी पी डेल्टा टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला था, या ऐसे एन सी वी डेल्टा टी, है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे। आज हम लोगों को इसी के आगे पढ़ना है। पहले तो देख लेते हैं हेसेस लॉ क्या होता है। हेस लॉ क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी ऐसी चीज जा रही है, जैसे ए से बी बन रहा है, ए से बी जा रहा है, या हम बोल सकते हैं ए से सी जा रहा है, सी से बी जा रहा है, और सॉरी सी से डी जा रहा है, और डी से बी जा रहा है ना। हेसेस लॉ क्या कहता है, इंथैल्पी के ऊपर बेस्ड है हेसेस लॉ। मतलब क्या है, जैसे ए से बी जा रहा है तो मान लो इसकी इंथैल्पी जो है वो डेल्टा H1, इसकी इंथैल्पी जो है वो डेल्टा H2, डेल्टा H3 और डेल्टा H4, मान लिया ऐसा है। तो हेसेस लॉ क्या कहता है कि अगर कभी भी कोई भी एनर्जी अलग अलग पाथ से जाती है, अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ द चेंज इन इंथैल्पी in any chemical reaction is constant, where it depends on one step or it happen in multiple step, एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, ठीक है, वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर हम ऐसे लिखें तो डेल्टा H1 जो आएगा बेटा वो इन सब एनर्जी के सम के बराबर आएगा, डेल्टा H2, डेल्टा H3 और डेल्टा H4। मतलब चाहे एक पाथ से जाओ, चाहे दूसरे पाथ से जाओ, तीसरे पाथ से जाओ, तो उन सभी पाथ का सम, उन सभी इंथैल्पी का सम वो एक इनिशियल से फाइनल वाला होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं क्या, हेसेस लॉ। जैसे मान लो कोई भी इधर इंथैल्पी दी गई है एक प्रोसेस की, दूसरे प्रोसेस की दी गई है, और तीसरे प्रोसेस की निकालनी है, तो इन दोनों का सम कर दोगे तो वो आ जाएगी तीसरे की आ जाएगी, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिलेशन की। देखो ध्यान से, पहले हम ध्यान दो, रिलेशन बिटवीन, अच्छा सीपी और सीवी में रिलेशन एक बात बाकी था, सीपी एंड सीवी फिजिक्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो सीपी और सीवी में रिलेशन क्या हो सकता है, एक चीज तो पता है ना, डेल्टा एच जो होता है वो डेल्टा ई और डेल्टा एनजी आरटी के बराबर होता है, ये तो पता है, बी डेल्टा वी के बराबर होता है ना। तो यहां पे हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच अभी हमने बताया क्यूवी, है ना, सॉरी क्यूपी, तो हम बोल सकते हैं क्या एनसीपी डेल्टा टी, और डेल्टा ई को हम क्या बोल सकते हैं एनसीवी डेल्टा टी, और एनजी या ऐसे बोल दो एनआर डेल्टा टी, ऐसे भी बोल सकते हैं एनआर डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जो है वो कांस्टेंट मतलब कैंसिल हो जाएगा, ये सब चीजें, मतलब क्या आ जाएगा सीपी इक्वल्स टू सीवी और इधर आर, मतलब हम फॉर्मूला बन गया सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूले को बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। और एक और होता है पॉइजन रेशियो गामा, गामा जो होता है वो सीपी अपॉन सीवी के बराबर होता है। अगर किसी भी गैस का गामा निकालना ना बच्चे, तो उसको सीपी अपॉन सीवी करोगे तो गामा आ जाएगा। अब सीपी अपॉन सीवी अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे हमने बोला कि जो सीपी है, सॉरी सीवी है, वो FR/2 होता है। इट मींस एफ जो होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एफ जो है वो डिग्री ऑफ
फ्रीडम है, मतलब कितनी जगह से मूव कर सकता है। कोई भी गैस है, मोनोटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, कोई भी गैस जो है वो कितनी तरीके से मूव कर सकती है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे हमने बोला कि मोनोएटॉमिक गैस है, तो ये याद करना है। अगर हमने बोला मोनोएटॉमिक गैस है, जैसे H2, F2, है ना, मोनोएटॉमिक गैस, सॉरी यहां पे जैसे मान लो He है, सॉरी, और इधर जो है वो Ne है ना, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ये सब जो है वो मोनोटॉमिक गैसेस हैं। अगर क्वेश्चन में मोनोटॉमिक गैस दिया हुआ है तो इसका सीपी और सीवी के बारे में हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, इसकी सीपी की वैल्यू क्या होगी बताओ। सीपी की वैल्यू, पहले तो सीवी की वैल्यू फिक्स होती है 3R/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होता है इसका, एफ की वैल्यू जो होती है वो 3 होती है, तो सीवी आ जाएगा FR/2। बच्चे लोग FR/2 है ये। ओके, तो यहां पे मोनोटॉमिक गैस 3 फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, तो इस वजह से 3 लिखा है, तो 3R/2 सीवी की वैल्यू। अब सीपी की वैल्यू क्या होगी, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, तो सीपी निकालना है तो आर प्लस सीवी कर दें, मतलब सीवी क्या है 3R/2, और इधर आर कितना आ जाएगा 5R/2, ये क्या आ जाएगा सीपी, 5R/2 सीपी। ओके, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी और सीवी की वैल्यू ये है। अच्छा, अगर हमने बोला डायटोमिक गैस है, डाई एटॉमिक गैस है, याद कर लो अभी फटाफट, डाई एटॉमिक गैस, केवल एफ की वैल्यू याद कर लोगे तो दोनों वैल्यू तुम्हें पता चल जाएंगी। ओके, अगर डाई एटॉमिक गैस है तो उसके लिए एफ की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए, तो इसके लिए एफ की वैल्यू जो होती है, डाई एटॉमिक गैस कौन सी होती है, जैसे O2 होती है, N2 होती है, H2 होती है, ये सब जो है वो डाई एटॉमिक है। इसमें एफ की वैल्यू जो होती है वो 2 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। जैसे मान लो हम ऐसे बोले, सॉरी 5 होती है, एफ की वैल्यू 5, 2 नहीं, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, मतलब हर जगह से जो मूव कर सकता है, मतलब 5 टाइम्स, ये याद करना होता है। और अगर F5 आया तो CV कितना आया 5R/2 हो गया, 5R/2, और अगर CV जो है वो 5R/2 है तो CP कितना होगा 5R/2 और R, मतलब क्या हो जाएगा 7R/2। किसके लिए है बेटा ये, किसके लिए है, ये डायटोमिक के लिए है। अच्छा, अगर डायटोमिक के लिए गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो डायटोमिक गामा, गामा क्या होता है CP/CV होता है कि नहीं होता बताओ, CP/CV डायटोमिक के लिए, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं 7R/2, है ना, और अपॉन CV कितना है 5R/2, कैंसिल हो गया, RR कैंसिल हो गया, 7/2 मतलब कितना हो जाएगा चेक करो, सॉरी 7/5, 7/5, 5 2 जा नहीं जाएगा, 1.4 समथिंग हो जाएगा। गामा की वैल्यू डायटोमिक के लिए 1.4 आ गई, चलेगा। चलो, तो नेक्स्ट तीसरा है ट्राई एटॉमिक गैस के लिए, किसके लिए ट्राई एटॉमिक गैस। अच्छा बच्चे लोग, ट्राई एटॉमिक गैस कौन सी होती है बताओ मुझे, एक गैस बताओ जो ट्राई एटॉमिक होती है, एक गैस बताओ ट्राई एटॉमिक। अमोनिया, O3 सर, ओजोन। ओजोन, यस, ओजोन जो है वो ट्राई एटॉमिक है, और अमोनिया नहीं। ओके, तो NF3। हाँ, मतलब ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम होनी चाहिए,
जैसे ट्राइएटॉमिक गैस जैसे CO2 है, ये ट्राइएटॉमिक गैस है। SO2 है, ये ट्राइएटॉमिक गैस है। तो ट्राइएटॉमिक गैसेस जो होती है ना बेटा, दो तरीके की होती हैं। एक लीनियर गैस हो सकती है, लीनियर ट्राइएटॉमिक, और दूसरी होती है नॉन लीनियर। H2O भी इसका एग्जाम्पल होगा सर? H2O अगर वेपर फॉर्म में है एकदम होगा, लेकिन ये लीनियर नहीं, नॉन लीनियर में आएगा। ओके ओके सर। तो अगर हम बात करते हैं कि लीनियर अगर ट्राइएटॉमिक गैस है तो उसके लिए अलग, और नॉन लीनियर मतलब जिसका लीनियर स्ट्रक्चर ना हो उसके लिए अलग। ओके, जैसे इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp के अलावा कोई भी हो, ठीक है, तो उसके लिए f की वैल्यू जो होती है वो 5 होती है। अब f की वैल्यू 5 है तो cv की वैल्यू कितनी हो गई, 5r/2। cp की वैल्यू कितनी हो गई, 7r/2। गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 1.4, जैसा कि पहले था। अगर हमने ऐसे ही बोला नॉन लीनियर गैसेस है, नॉन लीनियर गैसेस में याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 होता है। तो CV की वैल्यू 6r/2 मतलब कितना आ जाएगा, 3r। और CP की वैल्यू 3r+r मतलब कितना आ जाएगा, 4r। और गामा की वैल्यू 4/3 मतलब 1.33। चेक करो। यस सर। ओके। ओके, तो 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए दो मतलब कि अगर डायटॉमिक गैसेस है तो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। क्लियर? चलो आगे की बात करते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना। जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। इट मींस रैंडमनेस अगर ज्यादा है, मतलब जैसे एक बलून है उसमें गैस भरी हुई है, अब उसमें रैंडमनेस, बलून के अंदर गैस की रैंडमनेस क्या है, कम है। अब बलून को फोड़ दिया जाए तो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और अगर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी तो उसकी रैंडमनेस क्या होगी, ज्यादा, है कि नहीं। तो दो तरीके के प्रोसेस देखे गए हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, जैसे ऊपर टंकी रखी हुई है, नीचे अगर नल ऑन किया तो टंकी से पानी डायरेक्ट नीचे आएगा, किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है। घर में एक जगह आग लगी, लगती गई, तो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, टंकी में पानी चढ़ाना है, नीचे से पानी चढ़ाना है ऊपर, तो ऐसे ही अपने आप चढ़ जाएगा, नहीं, हमें मोटर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो दिस वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो इससे देख सकते हो। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो ज्यादा है, और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी जो है वो क्या है, कम है। ओके, तो यहां पे एंट्रोपी का एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा एस जो है वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। एंट्रोपी को डेल्टा एस से लिखते हैं, ठीक है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इनिशियल और फाइनल हम लोग ऐसे बता सकते हैं। ओके, तो ये क्यू रिवर्सिबल क्या होता है, वो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज जूल पर कैलोरी में। क्यू रिवर्सिबल का मतलब है जितनी भी हीट एक्सचेंज हुई है, मतलब जब रैंडम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जितनी भी हीट जो है, जैसे हम बोल सकते हैं, यूनिट तो पता ही चल गई ना, जूल है, और ये
जो है जूल या कैलोरी जो है क्यू रिवर्सिबल। और अगर एंट्रोपी की यूनिट आए, बोलो क्या आएगी? एंट्रोपी की यूनिट बच्चे लोग। जूल पर डिग्री सेल्सियस। यस, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इसकी यूनिट है जूल और इधर केल्विन, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कैलोरी और केल्विन, है ना। चलो, तो एक फॉर्मूला तो याद हो गया। अच्छा, एक चीज और है तुम लोगों को, अगर शायद याद हो, ठीक है। अगर हमने बोला कि Q जो है, अगर Q लेंगे, वो तो हीट है ना, एक तरीके का पाथ फंक्शन है, ठीक है। अगर लो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर लो है, या हम ऐसे बोले टेम्परेचर अगर हाई है, तो एंट्रोपी क्या होगी? टेम्परेचर अगर लो है ना, तो एंट्रोपी हाई होती है। एक मिनट, एंट्रोपी जो होती है वो हाई होती है, जस्ट अपोजिट है। और टेम्परेचर अगर हाई है तो एंट्रोपी जो होगी वो लो होगी। वो तो पता ही है ना। जब कब का केस है? इफ ये ऐसा क्यू रिवर्सिबल जो है वो अगर कांस्टेंट है, अगर ये चीज कांस्टेंट हो गई तो ये दोनों इनवर्सली हो गए कि नहीं हो गए भाई? अगर क्यू यस सर। कांस्टेंट है तो डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तब के लिए ये केस है कि अगर टेम्परेचर ऐसा है तो, और एंट्रोपी भी ऐसी होगी। ओके, क्लियर इतनी बात एंट्रोपी वाला? चलो, अलग अलग प्रोसेस के लिए एंट्रोपी हम लोग देख लेते हैं। एंट्रोपी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, एंट्रोपी जो है वो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए देख सकते हैं एंट्रोपी। ओके, चलो। तो एक का अगर हमने बोला कि एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस, अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है बच्चे? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी क्या होती है? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो क्यू जो होता है वो जीरो होता है ना। यस सर। मतलब क्यू रिवर्सिबल जीरो हो गया, तो डेल्टा एस जो होता है वो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, मतलब ये भी जीरो हो गया है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं, यस। अगर क्यू डेल्टा एस जो है वो जीरो है तो इसको बोलेंगे आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस को आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं बच्चे लोग। अगर प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया, अगर हमने बोला कि अगर फेस चेंज है, ठीक है, ध्यान रखना, फेस चेंज हो गई। फेस चेंज का मतलब अगर सॉलिड से लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। फेस चेंज और टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। तो यहां पे Q जो होगा वो M इंटू एल होता है, या तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जहां पे L जो है वो क्या है? लेटेंट हीट है, और M क्या है? मास। भाई अगर फेस चेंज है किसी भी चीज का, अगर फेस चेंज है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो Q जो होता है वो M इंटू एल, ML डेल्टा टी, है ना। तो अगर हम बोलें कि डेल्टा एस क्या होगा? Q अपॉन टी। तो Q क्या है? ML अपॉन टी। ML क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दी हुई है। अच्छा, फेस चेंज अगर, वो तो ठीक है। अगर हमने हीट किया किसी भी चीज को, हीटिंग या कूलिंग, हीटिंग या कूलिंग में डेल्टा एस क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर एक प्रोसेस को हीट कर रहे, कूल कर रहे, तो डेल्टा एस क्या होगा? तो ध्यान देना, अगर हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं,
टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। भाई अगर कूल करेंगे तब भी तो टेम्परेचर चेंज करेंगे बच्चे लोग, हीट करेंगे तब भी टेम्परेचर चेंज करेंगे, है ना। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए एक और फॉर्मूला है, सॉलिड और लिक्विड के लिए कौन सा फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू एमएस डेल्टा टी होता है कि नहीं होता, एमएस डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट, Q इक्वल्स टू एमएस डेल्टा टी। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला आता है, वही तुम लोगों को याद करना है, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो, चलो यहाँ पे मैं कर ही देता हूं, ठीक है। तो Q जो होता है वो एमएस डेल्टा टी के बराबर होता है, या S जो है डेल्टा S जो है वो Q रिवर्सिबल अपॉन T होता है। Q रिवर्सिबल की जगह पे हम एमएस डेल्टा टी रख दें अपॉन T, या हम ऐसे और शॉर्ट फॉर्म में करें एमएस डी टी अपॉन टी, यहाँ पे ds इक्वल्स टू एमएस डी टी अपॉन टी। बच्चे लोग इंटीग्रेशन कर दें ds का, m और s जो है वो कांस्टेंट है, dt अपॉन टी, है ना। तो यहाँ पे S1 S2 और यहाँ पे टेम्परेचर T1 और T2, ओके। यहाँ पे S2 माइनस S1 भाई ds है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो हम S2 माइनस S1 और ms जो है वो तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ln T2 माइन भाई 1 अपॉन टी लॉग होता है ना, ln T2 माइनस ln T1 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेल्टा S जो था वो ms ln T2 अपॉन T1 ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगी, जल्दी बताएं मुझे। या अगर हमें याद अगर तुम लोगों को हो कि अगर लॉग बेस ई होता है उसको 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, बोलो 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डेल्टा एस 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, नहीं याद है, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए ना, यस ठीक है, लॉग बेस 10 T2 अपॉन क्या हो जाएगा T1, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ओके। वैसे भी अगर हीटिंग करते हैं और कूलिंग करते हैं तो क्या होता है, हीटिंग करते हैं तो टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, कूलिंग करते हैं तो सेकेंड वाला टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। भाई जो रूम टेम्परेचर है उसमें और अगर टेम्परेचर डाला तो वो हीटिंग हो गई ना, तो अगर हीटिंग है तो डेल्टा एस भी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, देखो। और अगर इधर है तो कूलिंग है तो डेल्टा एस जो होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि T2 जो है वो कम है, तो ये वाली चीज जो है वो कम हो जाएगी, चेक करो, ध्यान देना बस ये हीटिंग और कूलिंग में। भाई कोई भी चीज अगर कोई भी गैस है ना उसको हीट किया तो उसकी रैंडमनेस बढ़ी ना, उसके बॉन्ड तो टूटे ना, तो रैंडमनेस बढ़ी तो डेल्टा एस भी बढ़ी, डेल्टा एस भी क्या होगा, बढ़ेगा। चेक कर लो जल्दी से, जल्दी से ये वाले सारे पॉइंट्स क्लियर करो जल्दी। ठीक है, एक डेल्टा एस का एक और फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर चलो ये तो ठीक था, सॉलिड और लिक्विड के था। गैस के लिए, गैस के लिए दो कंडीशन होती हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो Q इक्वल्स टू NCP डेल्टा T, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो Q इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। तो डेल्टा S जो है वो Q अपॉन T है ना, तो Q क्या है NCP डेल्टा T अपॉन क्या है T।
तो इसको अगर पूरा करेंगे ना तो डेल्टा एस जो आ जाता है 2.303 एन CP log T2 अपॉन T1 ऐसे आता है। ये केवल किसके लिए है? गैसेस के लिए है। अगर गैस है तो उनके लिए है। ओके बच्चे लोग जल्दी देखें। फटाफट देखते जाएं जल्दी। अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ें। अरे कोई बोलेगा? यस सर, हो गया। और एक लास्ट है जो डेल्टा जी है गिब्स एनर्जी। है ना? तो वो अपन लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा, गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो डेल्टा जी के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेल्टा जी। ओके, अब डेल्टा जी जो है वो क्या होता है? फॉर्मूला बताओ डेल्टा जी का, डेल्टा जी का। अच्छा एक चीज और याद रखना, अगर डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा एस जो है वो 0 के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और डेल्टा एस जो है वो निगेटिव है तो ये रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर निकाला जाए वैल्यू जो है वो ऐसी आती है तो। ओके चलो, तो जी जो होता है वो H माइनस टीएस के, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और अगर इसमें डेल्टा लगा दे तो डेल्टा जी जो है वो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। ओके, या ऐसे भी कोई रिएक्शन दे दी जाए तो डेल्टा जी जो है ना वो जी फाइनल माइनस क्या हो जाता है? जी इनिशियल। अगर कोई भी दो प्रोसेस दिए गए हैं, है ना, जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, ध्यान देना। अगर इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में तो है, और डेल्टा जी अगर निगेटिव है तो वो जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। चेक कर लेना, दोनों अलग अलग हैं, गिव्स एनर्जी और ये। चेक करो जल्दी से, है ना? क्वेश्चन करें? चलो इसके लिए एक और चीज देखते हैं, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। ये गिव्स एनर्जी तक का एकदम क्लियर हो गया। चलो ये देखो, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर आता है, तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। दिख रहा है सारे बच्चों को? यस सर। ओके देखो, अगर हम इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोलें, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या होगा? डेफिनेशन तो पता ही है सभी को। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है
कोई भी वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय इट्स एलिमेंट। मतलब जैसे हमने बोला कि मीथेनॉल है, CH3OH है, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखो, थर्मोकेमिस्ट्री में आता है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट लगे हुए हैं? कार्बन, कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो H2 है, और ऑक्सीजन, ऐसे ये सब ऐसे लगे हुए हैं। तो ये वाली रिएक्शन जो हो गई ना, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन हो गई, किसके लिए? मिथेनॉल के लिए। मतलब एक मोल सब्सटेंस अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे NaCl है ना, ये किससे फॉर्म हुआ है? Na और Cl से। आगे एंथैल्पी ऑफ कंबसन, किसी भी चीज का अगर कंबसन कराने में 1 मोल ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड कौन हो सकते हैं? फ्यूल हो सकता है, उसी का तो कंबसन हो सकता है बच्चे, इज बर्न कंप्लीटली इन ऑक्सीजन। आगे सर हाँ, बोलो। ये जो रिएक्शन है C+H2+O2, अगर इसको बैलेंसिंग करेंगे तो इधर तो 2 आ जाएगा ना, तो ये 2 मोल नहीं हो जाएगा? 1 मोल तो ये CH4 है ना, तो 1 मोल जो बर्न हुआ है ना, उसका 1 मोल चाहिए बेटा। जैसे ओके ये बर्न हुआ है, इधर नहीं, रिएक्टेंट साइड में, तो 1 मोल फ्यूल, फ्यूल कौन है? मीथेन है ना, पेट्रोल। यस सर। 1 मोल मीथेन को बर्न करने में जो इंथैल्पी लगी या जो इंथैल्पी मिली, रिलीज ही होगी, उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबसन। चलो ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोलते हैं। जैसे आइस है, उसमें वो वाटर में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट। 1 मोल ऑफ द लिक्विड इज फॉर्म फ्रॉम द सॉलिड विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, 1 मोल लिक्विड, लिक्विड किससे फॉर्म हुआ है? सॉलिड से। आगे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या? वेपर में कन्वर्ट करना, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना बच्चे लोग। 1 मोल ऑफ वेपर फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड विदाउट द चेंज इन टेम्परेचर। आराम से। आगे इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को। 1 मोल ऑफ वेपर फॉर्म फ्रॉम सॉलिड। आगे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम को कन्वर्ट करने में जो इंथैल्पी लगी। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ब्रोकन इनटू आइसोलेटेड एटम इन द गैसियस फेज इज नोन एज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो H2 को हमने एटम में ब्रेक किया है। H2 जो है अभी तो मॉलिक्यूल है ना, उसको एटम में ब्रेक कर दिया। आगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताएं जल्दी से भाई। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब एक कोई रिएक्शन दी गई है A से B, इंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस इन ए रिएक्शन, हो गया। आगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी एक मिनट। ओके, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइज करने में जो इंथैल्पी लगी। देखो एक HCl है, एक एसिड है और एक बेस है, वो न्यूट्रलाइज हो गया कि नहीं? 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिड और बेस आपस में मिक्स हो गए, न्यूट्रलाइज हो गए। आगे एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले गए तो इसको बोल देंगे 1 मोल एटम्स आयोनाइज्ड ऑल स्पीसीज इन गैसियस फेज। आगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। देखो आगे लैटिस एंथैल्पी, आयोनिक बॉन्ड में
के फॉर्मेशन के लिए आयनिक बॉन्ड के क्रिस्टल्स अगर अलग अलग हुए, 1 मोल ऑफ क्रिस्टल कंप्लीटली सेपरेटेड इनटू आइसोलेटेड पार्टिकल, अगर आयोनिक बॉन्ड बन रहा है और आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ओनली आयोनिक बॉन्ड। आगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लग रही है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड ब्रोकन ऑल स्पीसीज अंडर इन द गैसियस फेज। आगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये पूरा जैसे एक चीज को डिसॉल्व किया गया तो सॉल्यूशन बना, 1 मोल ऑफ द सोल्यूट dissolve in excess solvent so that further dilution produces enthalpy change। आगे enthalpy of hydration, अरे जो जैसे गैसियस है वो एक्वस में कन्वर्ट हुआ, मतलब वाटर को एब्जॉर्ब किया ना, तो ऐसे बोलते हैं हाइड्रेटेड, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। आगे इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जल्दी बताएं, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। देखो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। बच्चे लोग ये एक बार फिर से देख लो जल्दी से, जल्दी से क्लियर करो जल्दी। ये इतना कंप्लीट हो गया है, इतना कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चन करें? यस सर। ओके जैसे हमने बोला कि एक रिएक्शन है A से 2B और C, डेल्टा H की वैल्यू है 30 किलो जूल पर मोल और डेल्टा S की वैल्यू है 60 जूल पर मोल बेटा, है ना। और बोला गया है कि फाइंड टेम्परेचर चेंज, find temperature change in which reaction is spontaneous। ऐसा टेम्परेचर बताना है जिसमें रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो। बताएं आराम से बता सकते हो सभी बच्चे, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ऐसा टेम्परेचर बताना है। अच्छा रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस होती है तो हमें डेल्टा जी क्या चाहिए? डेल्टा जी क्या चाहिए? डेल्टा नेगेटिव। निगेटिव। और अगर डेल्टा जी निगेटिव चाहिए तो तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी निगेटिव है तो डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है कि नहीं होता? यस सर होता। अगर ये निगेटिव है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस भी क्या होगा? निगेटिव। मतलब डेल्टा एस जो एच जो है वो टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। जल्दी बताएं, मतलब है ना। या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, टी ज्यादा है डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस? जल्दी बताएं, ऐसा लिख सकते हैं? मतलब टी जो है यस वो ज्यादा है, डेल्टा एच कितना है? 30 किलो जूल है और यहाँ पे डेल्टा एस जो है वो जूल में है तो 30 इंटू 10 की पावर 3 और अपॉन 60, ये 2 आ गया। मतलब कितना आया? 0.5 इंटू 1000। मतलब टेम्परेचर कितना आया? 500 केल्विन आया कि नहीं आया? मतलब टेम्परेचर 500 केल्विन से ज्यादा होना चाहिए तभी जो प्रोसेस दिया गया है, जो क्वेश्चंस का प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। बच्चे फटाफट बताएं।
क्लियर करते रहो जल्दी से। ओके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, एक आध और क्वेश्चन दे देते हैं ताकि तुम लोगों को एकदम थोड़ा बहुत क्लियरिटी आ जाए कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन और है, फटाफट देख लेते हैं। ऐसा कुछ दिया गया है, ऐसा है प्रोसेस। देखते जाना बच्चे लोग। ये ग्राफ है एक तरीके का, पीवी ग्राफ। कौन सा पीवी? यहां पे ए है, ए से बी जा रहा है बच्चे, और बी से सी, सी से डी, और डी से ई, ई से एफ, और ये प्रेशर इधर है, और इधर क्या है? वॉल्यूम। बच्चे लोग ठीक है, ऐसा है। और बोला जा रहा है कि कौन कौन से प्रोसेस हैं। ए से बी कौन सा प्रोसेस है, बी से सी कौन सा प्रोसेस है, सी से डी कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन में और कुछ लिखा है कि टेम्परेचर एट ए पे टेम्परेचर, बी पे टेम्परेचर और एफ पे टेम्परेचर T1 है। ओके, और सी डी एंड ई जो है उसमें टेम्परेचर T2 है, और जो T1 से कम है। ऐसा है। अब बताओ बच्चे सर लोग। इसमें ये देखना है जैसे ए और बी में प्रेशर कांस्टेंट है। यस, ऐसे ही देखना है कि आइसोथर्मल है कि आइसोबैरिक है कि आइसोकोरिक है, ये सारी चीजें देखनी है। सर फिर तो ये थोड़ा सा इजी नहीं हो गया? बताओ ना। ए से बी पे तो आइसो बार है, और बी से सी पे बी से सी पे, एक सेकेंड एक सेकेंड। पहले एक बार देख लो पूरा। बोले कौन सा प्रोसेस है? सी से डी तो आइसोकोर है। नहीं, सारे बताओ। ए से बी आइसो बार है। ओके। देखो, और उसके साथ साथ और भी हो सकता है, मतलब एक ही प्रोसेस नहीं, दो तीन प्रोसेस हो सकते हैं। ई डी बी, डी से ई भी आइसो बार है। ए से बी कौन कौन सा है? ए से बी आइसोबार है, यस सर। आइसोबैरिक। और कौन सा है आइसोबैरिक के साथ साथ, और कौन सा? आइसोबैरिक के साथ और भी कोई है? आइसोथर्म। यस, आइसोथर्म भी है। देखो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है कि नहीं? आइसोथर्म है। और एक्सपेंशन हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? एक्सपेंशन। वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो एक्सपेंशन है। आगे बी से सी, इसको बोलते हैं, अगर ऐसे स्लोप के फॉर्म में हो ना, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, बी से सी जा रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये है एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक, यहाँ वॉल्यूम इतना है, यहाँ पे इतना है। एडियाबैटिक एक्सपांसन।
ओके, आगे सी टू डी। आइसोकोर, आइसोकोर के अलावा आइसोथर्मल, यस, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल, सी और डी, यस। आइसोथर्मल कंप्रेशन या एक्सपेंशन, कुछ नहीं। डी से ई, आइसोबार और आइसोथर्मल और आइसोबैरिक, कंप्रेशन। आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, बी टू डी, आइसोथर्मल डी है और ई है, आइसोथर्मल कंप्रेशन। आगे ई टू एफ, ये फिर से ये स्लोप के फॉर्म में, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। लास्ट एफ टू ए, क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोकोरिक है ना, और एफ और ए, एफ और ए में टेम्परेचर सेम, आइसोथर्मल। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है, चाहे जैसा क्वेश्चन दिया हो आराम से किया जा सकता है, कि आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है, वगैरह वगैरह। क्लियर है ना? कर लोगे सारे क्वेश्चन बच्चे लोग? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं पीवाईक्यू इसके तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कल तुम लोग कर लेना, है ना। पीवाईक्यू वगैरह सब जो है वो कल मैं शेयर कर दूंगा, कल तुम लोग कर लेना। और ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एंड हो गया। ठीक है, ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो कल हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, तो कल के सॉरी संडे के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अच्छा सर। लेना, और सारे चैप्टर्स जो हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। यस सर। ठीक है, ड्राइव पे सारे नोट्स पड़े हुए हैं, आराम से रिवाइज कर लेना। ओके, तो चलो, ओके सर, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।